हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं जो भी न्यूज़ आर्टिकल है उसको एकदम जिस्ट के आकार में, एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस, और इसका जो असेसमेंट है आपको क्विक मिल जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा जिनको फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस है और प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवन सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, एकदम शॉर्ट में देखेंगे। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम एट रिस्क नियर फाइनेंशियल सिस्टम एट नियर टर्म रिस्क वाया एक्सटर्नल अनसर्टिनिटीज। तो इसमें हुआ क्या है, हाल ही में आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है जनवरी 2026 में। और इसमें अभी जो हमारे देश में जो फाइनेंशियल रिस्क है वो एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी की वजह से रहेगा, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। क्योंकि इंटरनली देखें तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो भी आपके इंडिकेटर्स है वो आपके सेफ लेवल पे है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर जीडीपी ग्रोथ हो, तो वो सभी या फिर डिमांड हो, वो सभी आपके जिस लेवल पे होना चाहिए उसी लेवल पे है। तो इससे क्या है कि डोमेस्टिक शॉक जो है वो नहीं रहेगा, एक्सटर्नल जो अनसर्टिनिटीज़ है वो बनी ही रहेंगी। जैसे यूएस का आपका टैरिफ का प्रेशर हो या फिर जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ हो अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इन मिडिल ईस्ट, देन इन आपके जो यूरेशियन रीजन है, रशिया और यूक्रेन का वार, वो सभी अनसर्टिनिटीज़ रह सकती है। बाकी डोमेस्टिक फैक्टर जो है वो सही है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि एक्सटर्नल स्पिल ओवर्स हो सकता है, बाकी देश के अंदर जो आपकी डोमेस्टिक एरियाज़ है वो काफ़ी रोबस्ट है। तो और वही जो डोमेस्टिक रोबस्टनेस है वही चीज़ हमें क्या करेंगी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का जो जीएस पेपर 3 है उसके पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें ट्विन नैरेटिव दिखाया गया है। एक तो स्ट्रेंथ क्या है, जो इंटरनल हमारा गार्ड रेल है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ है और जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल्ड है। एक हेल्दी बैलेंस शीट है बोथ फाइनेंशियल बैंक का भी और नॉन बैंक फर्म्स का भी। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, कैपिटल बफर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डोमेस्टिकली देखें तो हम स्ट्रॉन्ग है। वीकनेस अगर देखें तो जियो इकोनॉमिक जो फ्रेगमेंट देखी गई है, जो ग्लोबल ट्रेड इज स्प्लिटिंग इनटू ब्लॉक्स, जो ब्लॉक में बट रही है देश, वो दिक्कत क्रिएट कर सकती है और सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकती है। फिर जो पॉलिसी अनसर्टिनिटीज है स्पेशली फ्रॉम यूएसए। और बाकी जो आपका क्या है, अगर देखें तो क्राइसिस ऑफ द रूपी एंड एक्सटर्नल ट्रेड, तो रूपी का जो क्राइसिस है, तो रूपी का क्राइसिस होने का मेन वजह तो यही है कि यूएसए के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें काफ़ी अभी रेस्ट्रिक्शंस लग गई है। जैसे 50% टैरिफ लग गया है, तो इसीलिए क्या है, हम जो रूपी में स्लाइडिंग है वो देख सकते हैं। तो आपका इसमें ये दिखाया है कि द रूपी वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया। तो एशिया में डॉलर के मुकाबले हमारा ही जो करेंसी है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भी इंडिया के ऊपर ही लगाया गया है। तो अभी लगभग 85.65 है पर डॉलर जो रुपी का प्राइस है, तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। और इसी के साथ क्या है आपका 50% टैरिफ, इसी के साथ जो अभी यूएसए के साथ जो हमारी अनबन चल रही है, इसके वजह से कैपिटल भी फ्लाइट हो रहा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी फ्लाइट कर रही है, देश के बाहर निकल रही है। सो लगभग डॉलर 19 बिलियन तक निकल चुका है। इसीलिए हम शेयर मार्केट में भी मंदा जो हालत है वो देख सकते हैं और डॉलर का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी शेयर मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है और इसका रीज़न हमने ऑलरेडी देखा है, बिकॉज ऑफ टैरिफ शॉक। और रिस्क का भी एक वार्निंग है, यूएस की इक्विटी मार्केट में भी जो है इंडिया के ओर से रिस्क देखा जा सकता है।
बैंकिंग सेक्टर में देखें तो आपके जो अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग है वो थोड़े रिस्की है, जैसे पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके पैसे जो है वो बैंक का एनपीए बन सकता है। बाकी जो बिजनेस लोन है उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो वही चीज़ें हम इसमें हमने देखा। तो अभी इसमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि डोमेस्टिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो रेजिलिएंट है, और एक्सटर्नल जो शॉक है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो हमें स्पेशली एक्सटर्नल शॉक से निपटना ज़रूरी है। तो जो भी ट्रेड डील होना है यूएसए के साथ, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल पूरी तरीके से फाइनलाइज करना ज़रूरी है। ओके, तभी हम क्या है बाकी जो एक्सटर्नल शॉक्स है उसको टैकल कर पाएंगे। इसी के साथ जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है वो भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेंटर प्री पब्लिशेस ड्राफ्ट रूल फॉर 4 लेबर कोड। तो जो 4 लेबर कोड आया था, काफ़ी चर्चे में रहा है हाल ही में, तो इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है और जो भी ड्राफ्ट रूल है उसको पब्लिक के लिए छोड़ दिया गया है। 45 डेज़ का टाइम दिया गया है, और 45 डेज़ में पब्लिक जो है अपना कंप्लेन और सजेशंस डाल सकती है। तो जो लेबर कोड है उसको क्यों लाया गया है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड की जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम रिसीव कर सके, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी रिसीव कर सके, प्लस जो हमारे लेबर है या फिर वर्किंग क्लास है उनका राइट्स भी प्रोटेक्ट किया जा सके, और वुमेन को और ज़्यादा इसमें जो आपकी जो राइट है उनकी एट वर्क प्लेस उसको इंश्योर किया जा सके। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत हम इसको देख लेते हैं। तो प्री पब्लिश ड्राफ्ट रूल्स ये हमने देखा, 4 लेबर कोड को 45 डेज़ का टाइम दिया गया है, और 48 आवर्स रहेगा पर वीक। तो संडे तो ऑफ रहता है, तो 6 दिन में 8 घंटे करके काम करने पड़ेंगे, जो इसमें रूल है वो ऐसा बता रहा है। कंडीशन इसमें देखिए, फॉर वर्किंग वुमेन के लिए तो वुमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ किया गया है, तो पास्ट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी, अभी अलाउ किया गया है। और इसी के साथ अगर देखिए तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर अनऑर्गेनाइज गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में आपके गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, प्लस इन वर्कर्स के लिए, ये वर्कर्स जहाँ भी काम करते हैं जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, उनको भी बाउंड किया गया है ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। प्लस जो क्रैश का फैसिलिटी होता है, जो आपकी जो लैक्टेटिंग मदर होती है, तो उनके लिए क्या है फैसिलिटी दिया गया है कि 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय जहाँ होंगे वहाँ पे क्रैश का फैसिलिटी होना पड़ेगा, जिसमें मदर क्या कर सकेंगी, वर्किंग प्लेस में ही अपने जो बेबी है उसको उसका टेक केयर के लिए डे केयर जैसा फैसिलिटी होता है वैसा फैसिलिटी ऑफिस के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो वर्किंग एरिया है वही प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें मिनिमम जो वेज है या फिर फ्लोर वेज है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो द कोड ऑन वेजेस ऑपरेशनल गाइडलाइंस, तो गाइडलाइन दी गई है कि किस तरीके से जो आपका मिनिमम वेज है उसको सेट किया जाएगा। तो इसमें क्राइटेरिया फॉर स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि यूनिट साइज में देखा गया है कि इक्विवेलेंट टू 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट। तो इसमें ये फैमिली साइज को कैसे पकड़ा जाएगा कि 3 एडल्ट है, तो ऐसे 4 रहेंगे, जैसे वर्कर है और स्पाउस है, ओके, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 2 चाइल्ड है, 2 को 1 पकड़ा गया है इसमें, मतलब 3 एडल्ट, 2 एडल्ट है और 2 चाइल्ड को 1 एडल्ट की तरह देखा गया है। कैलोरी इनटेक पर पर्सन का 2700 कैलोरी के हिसाब से सैलरी देना होगा उनको। क्लॉथिंग में 66 मीटर पर ईयर के हिसाब से पैसे देना होगा। हाउसिंग रेंट जो है वो फूड और क्लॉथिंग का 10% होगा, और फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए 20% होगा मिनिमम वेज का। एजुकेशन, मेडिकल एंड रिक्रिएशनल के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए 25% ऑफ द मिनिमम वेज होगा। तो वेजेस का ये परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज जब निकालेंगे तो उससे जो पैसा निकलेगा वो वेज देना होगा, और वही बनेगा फ्लोर वेज या मिनिमम वेज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि मिनिमम वेज में आपका सभी स्टेट के लिए सेम वेज निर्धारण किया गया है, तो गलत हो जाएगा। सभी स्टेट वाइज क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में आपकी क्या है डिफरेंट कंडीशंस रह सकती है और डिफरेंट इन्फ्लेशंस रह सकते हैं, तो उस हिसाब से क्या है स्टेट जो है वो इसमें मिनिमम वेज को डिसाइड करेगी।
और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में एक टेक्निकल कमेटी आपका रहेगा, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी रहेगी जो फिक्स करेगी फ्लोर वेज को, और वो बेसलाइन रहेगा, उसी के हिसाब से बाकी स्टेट्स जो है वो डिसाइड करेंगे। बाकी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कोड दिया गया है। तो सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो स्कीम होता है या फिर इंश्योरेंस स्कीम होता है, उन्हीं को कहा जाता है आपका सोशल सिक्योरिटी, कि वर्कर जो है वो आपके रिटायर होने के बाद उसको प्रोविडेंट फंड मिले और पेंशन मिले, जिस तरीके से सरकारी नौकरी में मिलता है। तो इसमें एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनेगा, न्यू बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ओवरसी वेलफेयर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और उस कंपोजिशन में क्या रहेगा, इट विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो अभी थोड़े पहले हमने देखा था। गीग वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे। तो जो गीग इकोनॉमी है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गीग वर्कर्स को क्या है, सबसे कम सोशल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि एक फ्रीलांस टाइप की वर्किंग है। तो इसमें गीग वर्कर्स के तरफ से भी क्रूशियली 5 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे गीग वर्कर्स को और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे अन अकेडमी हो या फिर आपके जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे एक्सियास अकेडमी हो या फिर और भी जो भी है उसमें काम करते हैं। उसके बाद क्रैश फैसिलिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इंडस्ट्री रिलेशन एंड वर्किंग कंडीशंस में वर्किंग आवर्स मैंने बताया 48 आवर्स होगा, और वुमेन के लिए नाइट शिफ्ट अलाउ किया गया है। तो वुमेन को नाइट शिफ्ट मिलेगा, लेकिन उसमें ये कुछ कंडीशन है कि पहला तो वुमेन का रिटन कंसेंट होना पड़ेगा कि मैं नाइट शिफ्ट अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। दूसरा, एम्प्लॉयर जो है उनको एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा घर से लेके वर्किंग प्लेस तक, ताकि वो सेफली आपकी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब होम से वर्किंग प्लेस तक मूव कर सके। प्लस जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपकी सीसीटीवी का सर्विलेंस होना पड़ेगा, ताकि उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। बाकी इसमें वर्कर का क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉय रहेंगे या फिर आपके जो नॉन फिक्स टर्म एम्प्लॉय रहेंगे, तो वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है, जैसे परमानेंट, टेम्पररी, जो अप्रेंटाइज करते हैं उनका, फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बैन ऑन ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ निमोस्लाइड ओवर 100 mg। तो जो निमोस्लाइड है मेडिसिन आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, या फिर पेन किलर की तरह इसको यूज़ किया जाता है इन एक्यूट पेन। तो उस निमोस्लाइड को 100 mg के ऊपर अगर इसका कंपोजिशन रहा तो उसको बैन किया गया है। 100 से नीचे के जो है वो रहेंगे मार्केट में, 100 से ऊपर का नहीं रहेगा। क्यों, इसमें स्पेशली आपका एक तो ड्रग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हाल ही में कफ सिरप को लेके जो मध्य प्रदेश से केस आई है, पास्ट में अफ्रीकन नेशन से केस आया कि कफ सिरप की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई है। तो इससे क्या है, इंडिया का जो इमेज है वो टेंट होता है। तो उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए ड्रग सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो फार्माको विजिलेंस है इसके लिए इसको बैन किया गया है। और दूसरा है लिवर टॉक्सिसिटी होती है इससे, तो इसको ये हेपाटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, लिवर टॉक्सिसिटी को। तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली निमोस्लाइड को बैन किया गया तो उसका क्या रीज़न था। जैसे पास्ट में पूछा गया कि डाइक्लोफिनेक जो है आपका, उसको क्यों बैन किया गया। तो डाइक्लोफिनेक क्या है, आपके एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनमें यूज़ किया जाता है। तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनको वल्चर्स खा लेते हैं, और खाने के बाद वल्चर्स का किडनी फेलियर हो रहा था। तो उसी की वजह से क्या हुआ, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो इकोसिस्टम में जो आपका नेचुरल क्लींजर है उनकी डेथ हो रही थी। तो इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो कार्कासेस है उसको जो नेचुरल जो क्लीनर है वल्चर्स, वो अगर डेथ हो जाते हैं तो उससे क्या है, आपका वो गलेंगे सड़ेंगे और उससे बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, डाइक्लोफिनेक को बैन कर दिया गया, ताकि आपकी जो वल्चर्स है उसको बचाई जा सके। तो लाइकवाइज क्या किया गया है, आपकी निमोस्लाइड को बैन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 100 mg के ऊपर ही, कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं है। बाकी जो आपके 100 बिलो 100 mg जो रहेंगे, जिसमें सस्टेन धीरे धीरे जो दवा है असर करेगा, वैसे दवा को रखा गया है। फिर नॉन ऑरल जो आपके फॉर्म्स है, लाइक जेल के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, तो उनको अलाउ किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल सेट टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन। तो अभी क्या होता है, ये जो भी डिफरेंट जो नेचर में जो ड्रग उगती है, जैसे कैनबिस हो,
तो इनको क्या है हमारे देश में बैन किया गया है अंडर एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत, जो 1985 में बनाया गया था। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि जो भी ड्रग्स होती है, ऐसे नशीली पदार्थ, इनका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ नशे के लिए ही होता है, इनका सही इस्तेमाल भी है। मेडिसिन में इनको इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट पेशेंट, तो डिफरेंट इलनेस को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर किसी चीज़ में आपका नेगेटिविटी है लेकिन पॉजिटिविटी भी है, तो उस पॉजिटिविटी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए हिमाचल अभी लीगलाइज करने जा रहा है कैनाबिस कल्टीवेशन को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैनाबिस का जो कल्टीवेशन है वो लीगलाइज किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपके नशे के लिए लीगलाइज किया जा रहा है। उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए इसको अलाउ किया जाना है। तो ऑलरेडी उत्तराखंड में अलाउ किया जा चुका है, तो अभी हिमाचल में भी अलाउ किया जाएगा। तो द कोर पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम ग्रीन टू गोल्ड। तो ग्रीन टू गोल्ड मतलब क्या है कि जो आपकी ग्रीन पौधा है कैनाबिस का, उससे गोल्ड का मतलब क्या है कि उसको हम, उसमें मॉनिटरी बेनिफिट है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे दवा बनेगी, और दवा जब बनेगी तो उससे जो भी आपके कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को फ़ायदा पहुंचेगा, रूरल इकोनॉमी जो है वो ठीक होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये नशीली पदार्थ है, तो इसका मतलब काफ़ी रेगुलेटेड तरीके से ही इसका ग्रोथ हो, तो वही चीज़ इसमें कही गई है। तो कैनबिस ग्रोस वाइल्ड इन, अभी वाइल्ड में लगता है इन डिस्ट्रिक्ट लाइक कुल्लू, मंडी, चंबा एक्सेट्रा में। तो इसको बाकी लीगलाइज किया जाना है और रेगुलेट किया जाना है। तो इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है और मेडिसिनल यूज़ भी इसका देखा गया है। तो अभी जो आपकी हिमाचल की कैबिनेट है वो इसको अप्रूव करने वाली है विद इन 1 to 2 मंथ। और इकोनॉमी के लिए देखें तो क्या फ़ायदा इससे पहुंचेगा, 1000 से 2000 करोड़ एनुअली स्टेट को इससे बेनिफिट मिलेगा। और फार्मास्यूटिकल में भी क्या है, आपकी कैनाबिस को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को बनाई जा सकती है और ट्रीट किया जा सकता है प्रॉब्लम्स लाइक एपिलेप्सी एंड ग्लूकोमा। तो इसमें इंडस्ट्रियल बेनिफिट है और एग्रो इकोनॉमी को भी आपका क्या होगा, बेनिफिट पहुंचेगा। जो रिमोट विलेजेस है उनके फार्मर्स को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। बस ध्यान यही रखना है कि इसका नशे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। बाकी इसका लीगल अगर बेसिस देखें, कोई तो लीगल फ्रेमवर्क होगा, तो वो है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इसी के तहत जो ड्रग खाते हैं या फिर ड्रग को इलीगल ट्रैफिक करते हैं उनको पकड़ा जाता है। ओके, तो इसमें अभी इसका जो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1A सब क्लॉज 3 है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर सकती है रेगुलेटेड, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटेड कल्टीवेशन, नॉट ओपन एंडेड कल्टीवेशन। ओके, और सेक्शन 14 अलाउ करता है allow the government to permit cannabis cultivation exclusively for industrial purpose, स्पेशली फाइबर के लिए, सीड के लिए, तो वो इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी में जोनल लेवल में कल्टीवेशन किया जाएगा, सीड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। देन प्रेसिडेंट अगर देखें तो ऑलरेडी उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश में किया जा चुका है और इसका बेनिफिट भी पहुंचा है। की चैलेंजेस क्या है एनफोर्समेंट करने का, कि अभी जो कैनाबिस उगाई जाएंगी उसको नशे के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उससे जो न्यू जनरेशन है वो ख़राब हो सकती है, रूरल जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है ख़राब हो सकता है, तो वो चीज़ हमें दूर करना ज़रूरी है। बाकी सोशल परसेप्शन भी क्या है कि गांजा जो है या फिर आपका कैनाबिस है, ये इनको काफ़ी नेगेटिवली देखा जाता है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस से देख सकते हैं बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है अप्रैल नवंबर फिस्कल डेफिसिट वाइडेंस। तो अप्रैल और नवंबर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो वाइडन होने वाला है अप टू 62% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो क्यों वाइडन होने वाला है आपको समझ में आ ही रहा होगा। दो इसमें मेन रीज़न बताई गई है। एक तो टैक्स में आपका फॉल दिखा गया है, गिरावट देखी गई है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी है उसमें उसके रेट में कट किया गया, रेट को रिमूव भी किया गया है जीएसटी 2.0 में, तो वो एक रीज़न है। दूसरा है कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 28% तक राइज हुआ है, तो वो भी एक रीज़न है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर राइज हुआ है, ये अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना करेंगे, जैसे आपके रेलवे में हो, हाईवे में हो, या फिर आपके इंटरनल वाटरवेज में हो, या एयरवेज में हो, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, तो इससे क्या है जो देश की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो घटेगा।
और इससे क्या है, 1 रुपये खर्चा करेंगे तो जीडीपी में 2 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में हमें लॉस देखने को मिलेगा, फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में हमें क्या है, जो फिजिकल गवर्नमेंट का कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब बिजनेस अच्छा होगा तो कमाई अच्छा होगी, और कमाई अच्छा होने से क्या है, लोगों का कंजम्पशन अच्छा होगा और उससे गवर्नमेंट को टैक्स काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और जो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन जो है वो शॉर्टफॉल हो रहा है, वो भी हम धीरे धीरे उसको भी मिटिगेट कर पाएंगे। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है, तो जो भी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ये लास्ट आर्टिकल है, इंडिया सेव्ड इट्स टाइगर, नाउ बिग कैट्स आर रनिंग आउट ऑफ रूम। तो ये हेडिंग से ही समझ पा रहे हैं कि इंडिया में एक समय पे टाइगर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे था। तो 2006 में अगर देखें 1400 टाइगर थे। तो प्रोजेक्ट टाइगर लिया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1973। तो अगर इसमें हम ये चीज़ें देखें कि आपकी जो करंट एस्टिमेशन है वो लगभग 3500 है, तो कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा है। मतलब ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो वर्ल्ड का 75% जो आपके टाइगर्स है वो इंडिया में ही पाई जाती है। और इसी के वजह से क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि ये 3500 से भी ज़्यादा जो टाइगर है, लगभग 3700 टाइगर में से 30% जो टाइगर है वो अपने जो टाइगर रिजर्व्स है उससे बाहर रहते हैं। बाहर मतलब खेत खलियान में पाए जाते हैं, लोगों के घर के आसपास पाए जाते हैं, और इससे क्या है, मैन एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। तो इसमें कोर चैलेंज क्या है, इकोलॉजिकल कैपेसिटी तो घटी है, मतलब फॉरेस्ट में है ही नहीं, फॉरेस्ट से बाहर निकल गए हैं, और सोशल कैरिंग कैपेसिटी से भी बाहर है, सोसाइटी के आसपास मंडरा रहे हैं। तो अभी अगर देखें तो इसमें महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि काफ़ी ह्यूमन की काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में आ गई है। इवन आपके महाराष्ट्र के जो गचिरोली विलेज है उसमें 25 लोगों की जान चली गई है इन 2024। यूपी का पिलबित में जो भी आपका नेशनल पार्क है उसमें जो टाइगर रिजर्व है उसमें स्कूल उस फ्रिंज एरिया में स्कूल को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि टाइगर जो है उनका प्रेजेंस पाया गया है शुगर कैन फील्ड में। तो इसीलिए क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज कर रहा है। तो अभी हम इसमें देख सकते हैं कि हमने इतना ही अच्छा मेजर्स लिया है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि होम रेंज में आ गई है। और आपका इसीलिए अभी ज़रूरी क्या है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको और आगे बढ़ाना है, और जो आपकी रिजर्व्स है या फिर टाइगर को रीलोकेट करना काफ़ी ज़रूरी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।